नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी से प्रोग्राम कैपिटल क्लिनिक में आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हम इस हफ्तावार प्रोग्राम से कौम, मुल्क, सल्तनत को बीमारियों से बचने के तरीके बताते हैं। हमारी ये भी कोशिश होती है कैंसर जैसे मौलिक अमराज की इब्तदाई सिग्नल बता दें, ताकि अगर आपको थोड़ा सा भी शक हो तो आप किसी करीबी मुस्तनिद डॉक्टर या करीबी अस्पताल में जाके उसकी तशख़ीस करवाएँ और जल्द ही उसका इलाज कराएँ। नाज़रीन, इलाज बीमारी कोई भी हो, अगर वो पेचीदगी की तरफ चली जाए तो उसका इलाज महंगा भी होगा और उससे आपको शायद मायूसी भी होगी और सेहत याबी ना हो। तो आज नाज़रीन, हमने जिस अपने प्रोग्राम से जो डिबेट करनी है वो है आशोब चश्म की बीमारी, जिसको वायरल कंजक्टिवाइटिस का नाम दिया गया। और वो इस वक्त आजकल के दिनों में सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंडिया में भी उसकी वबा फैली हुई है। और कराची का वो एरिया जो कोस्टल या समंदर के करीब होता है, जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, वहाँ लोगों में आँखों की बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं। इस डिबेट के लिए मैंने आज दावत दी है मेरे तिब के पेशे के एक बहुत बड़े आइकॉन प्रोफेसर असद असलम ख़ान मेरे साथ हैं। ये सिर्फ प्रोफेसर ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी नहीं बल्कि काफ़ी अर्सा वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के रहे और फाउंडर हैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट के जिसने के लोगों को बीनाई से महरूम लोगों को बचाया भी है और उससे बचाने के तरीके और तलबा को तरबियत भी दी। वो उसका पहला नाम था पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव ऑफ्थल्मोलॉजी, लेकिन अब वो कॉलेज ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी और अलाइड साइंसेज और अलाइड विजन साइंसेज है, जिससे कि बहुत सारे तलबा फैज़ याब हो रहे हैं। सितारा इम्तियाज़ के हामिल हैं और प्रेसिडेंट जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने इनके गले में रमज़ान अली मेमोरियल मेडल भी दिया। इनकी बहुत सारे ममालिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का मुनफरिद एजाज़ इनको हासिल है और मकालमे भी पढ़े और आँखों की बीमारियों की तशख़ीस और उसके इलाज में एक कुलीदी किरदार अदा किया है पाकिस्तान में। मैं यहाँ तक कह सकता हूँ नाजरीन के 2010 की दहाई में जो बीनाई का शरह थी वो 2.5 से लेके 3% थी, लेकिन अब वो 0.5% है। और सबसे पहले मैं प्रोफेसर असद असलम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मुझे पता था कि आप अभी भी किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज और मेयो अस्पताल में मरीज़ों को देखते हैं और बड़ा करीब से उनका इलाज करते हैं। सुबह से शाम तक आप वहाँ रहते हैं। बदकिस्मती से आप मेरिट नंबर 1 थे, लेकिन आपको वाइस चांसलर नहीं लगाया गया। वो इस बिना पे नहीं लगा कि आपकी जो पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं थी और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से किसी और को आपकी जगह पे बिठा दिया। लेकिन ये खुदा की मर्ज़ी है, हमारे मुल्क का निज़ाम ऐसा है, इसमें ना आपका कोई रोल है ना मेरा कोई रोल है। लेकिन इसको उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और आप अभी प्रोफेसर एमराइटस हैं वहाँ पर, लेकिन वाइस चांसलर की तरफ उस कुर्सी की तरफ भी आपका हक भी बनता है और नज़र भी है। तो मुझे सबसे पहले पाकिस्तान में बहुत सारे लाखों लोगों का आपने इलाज किया जो बीनाई से महरूम थे। कौन कौन सी वजूहत हैं जिनसे कि हमारे मासूम शहरियों की बीनाई जो है वो ख़त्म हो जाती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर सदाकत साहब। पाकिस्तान में जैसे आपने फरमाया कि शरह जो प्रेवलेंस ऑफ ब्लाइंडनेस है, अगर हम 1990 में जाएँ तो 2.754% थी। हमने 2004 में दोबारा सर्वे किया तो इससे प्रेवलेंस ऑफ ब्लाइंडनेस कम होकर 0.9% हो गई। और फिर हमने 2019 से लेकर 2021 तक एक और सर्वे किया तो अब पाकिस्तान में जो प्रेवलेंस ऑफ ब्लाइंडनेस है वो 0.45% हो गई है। और जो इनमें मेजर काजेज ऑफ ब्लाइंडनेस हैं वो अभी भी सर फहरिस्त सफ़ेद मोती है 54%, और कर्निया की सफ़ेदी जो 14% है 14%, 7% ग्लाकोमा काला मोतिया, और 4% है जो नज़र की कमज़ोरी जिसमें मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म आता है। 2% के करीब है जो एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन है, जो उम्र की वजह से पर्दे का कमज़ोर होना। और बाकी चीज़ों में जो सर फहरिस्त, जो बल्कि सर फहरिस्त भी है और हर दिन बढ़ती जा रही है अंधेपन की वजह बनने के लिए, वो है शुगर के आँखों पर असरात।
डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटीज़ रिलेटेड ब्लाइंडनेस। तो ये मेजर वजूहात हैं जो अंधेपन का मुझे बनती है, और फॉर्चुनेटली ये सारी की सारी ये अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस है, या तो ये ठीक हो सकती हैं या ये प्रिवेंट हो सकती हैं। मैं जब तालिब इल्म था, आप भी जब थे, तो उस वक्त एक बीमारी थी जिसको कुकरे कहते थे, ट्रैकोमा कहते थे, वो बड़ा आम पाया जाता था और बच्चे अपनी शुरू की ज़िंदगी में ही बीनाई से महरूम हो जाते थे। क्या समझते हैं कि वो अब कंट्रोल हो चुका है? ये अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जितनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की काविशों की वजह से अब सारे टीचिंग हॉस्पिटल में अक्रॉस द कंट्री, सारे DHQ हॉस्पिटल में अक्रॉस द कंट्री, और 70% THQ हॉस्पिटल में नए आई डिपार्टमेंट बन चुके हैं या अपग्रेड हो चुके हैं, और ये फैसिलिटीज़ जो हैं ये लोगों की डोर स्टेप तक पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ हमने लेडी हेल्थ वर्कर्स का जो करिकुलम है उसमें भी प्राइमरी आई केयर इनकॉर्पोरेट कर दी है। तो इन सब काविशों की वजह से, जो नेशनल कमेटी फॉर आई हेल्थ है उसकी वजह से, ये कुकरों की बीमारी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ये ख़त्म हो चुकी है, और पाकिस्तान ने इसके लिए डोजियर डेवलप कर रहा है कि हम WHO को अब सबमिट करेंगे, अप्लाई करेंगे कि पाकिस्तान को ट्रैकोमा फ्री कुकरों से फ्री कंट्री डिक्लेयर कर दें। आपने कोई, जब आप डायरेक्टर जनरल थे मेयो हस्पताल में, और वो जो इंस्टीट्यूट प्रिवेंटिव ऑप्थेल्मोलॉजी का, जो कि आजकल कॉलेज ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी है, उसमें आपने को मोबाइल यूनिट भी शुरू किया था, जो कि दूर दराज पंजाब के इलाकों में जाके जिसने लोगों के ऑपरेशन भी किए, और बिनाई से महरूम जो हमारे मासूम शहरी थे उनकी बिनाई वापस लाने में बड़ा अहम रोल अदा किया। जी देखें सर, बात यह है कि एक वक्त था कि कैंप की तरफ लोग जाते थे, लेकिन कैंप्स का एक नुकसान है, कैंप लोग करके चले जाते हैं, पीछे को फॉलोअप करने वाला नहीं होता। तो कॉलेज ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी का जो मैंडेट है, जो उसकी वर्किंग है, वो 4 चीज़ों पर है। सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, दूसरा डिस्ट्रिक्ट आई केयर प्रोग्राम, तीसरा डिजीज़ कंट्रोल प्रोजेक्ट, और चौथा अवेयरनेस कैंपेन। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हम 9 मुख्तलिफ कोर्सेज रन कर रहे हैं एट द कॉलेज ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, जिसमें ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजीज़, ऑर्थोप्टिस्ट, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन, मास्टर्स इन कम्युनिटी आई हेल्थ, फिर सुपर स्पेशलिटी, स्पेशलिस्ट इन विट्रियो रेटिना, स्पेशलिस्ट इन पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी, फिर प्राइमरी आई केयर की ट्रेनिंग टू लेडी हेल्थ वर्कर्स। ये तो हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। डिस्ट्रिक्ट आई केयर प्रोग्राम में हमने जितने पंजाब के, बल्कि अक्रॉस द कंट्री पाकिस्तान में भी जितने DHQ हॉस्पिटल हैं उनको अपग्रेड कर दिया है, उनके आई स्पेशलिस्ट को ट्रेनिंग दी है, और हमारे जो ट्रेन पर्सनल्स हैं विजन साइंसेज के, ऑप्टोमेट्रिस्ट, रिफ्रैक्शनिस्ट, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन, इनको डिप्लॉय किया, इनकी सीट्स क्रिएट की और इनको डिप्लॉय किया, ना सिर्फ DHQ में बल्कि THQ में भी। और डिजीज़ कंट्रोल प्रोजेक्ट में हमारा कुकरों की कमजोरी कंट्रोल के लिए, सफ़ेद मोतिये के, काला मोतिये के लिए, डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए, और अवेयरनेस कैंपेन। तो 4 चीज़ों हम एरियाज में हम काम करते हैं। तो उसकी वजह से ये हम इस लेवल पर पहुँचे हैं कि आज हम जो लोग हैं, मासिस जो हैं, हम उनको डोर स्टेप पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ आपने जिस तरीके से काम किया, प्रोफेसर असद असलम खान, आपने 2004 से लेकर 2021 तक डायरेक्टर जनरल भी रहे, और मैं एटलीस्ट आज इस प्रोग्राम के हवाले से आपको ज़रूर दाद देता हूँ, और मैं ये बताता हूँ कि आपने आँखों की बीमारियों में अतायत को ख़त्म करने में बड़ा अहम रोल आपने अदा किया है। छोटे छोटे कैंप लोग लगा लेते थे, और टेक्नीशियन भी काम करते रहे हैं। कुछ अर्सा पहले मुल्तान में एक टेक्नीशियन ने सफ़ेद मोती का इलाज शुरू कर दिया, उससे काफ़ी नुकसान भी हुआ और आँखें ज़ाया भी हुई। लेकिन आज हम डिबेट जिस टॉपिक पे कर रहे हैं वो है आशोब चश्म। आप ये एक वायरल बीमारी है जो कि मौसम मानसून में और मौसम गर्मा के आखिरी अयाम में आँखों को इफ़ेक्ट करती है। मैं इसके बारे में आपसे थोड़ा सा पूछूंगा कि इसकी क्या इलामात होती हैं, किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं, और ये क्या है? जी, इस आशूब चश्म को वायरल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। और जब भी हवा में नमी रेनी सीज़न के बाद, रेनी सीज़न में या रेनी सीज़न के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो ये बहुत तेज़ी से फैलती है।
इसमें मरीज़ को आँख सुरख हो जाती है, पानी निकलना शुरू हो जाता है, ख़ारिश होती है बहुत ज़्यादा, और आँख सूजना, कई लोगों में आँख सूज भी जाती है। तो ये सारे अलामात हैं वायरल कंजक्टिवाइटिस के। पहले एक आँख में शुरू होती है और कुछ अर्से बाद दूसरी आँख भी इन्वॉल्व हो जाती है। और होता ये है कि घर के किसी फ़र्द को पहले एक को लगती है और फिर सारे घर वालों को लग जाती है। इसी तरह किसी ऑफिस में अगर एक पेशेंट को लगी है, एक शख्स को लगी है, तो वो एहतियात नहीं करते तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे दफ्तर में फैल जाते हैं। इस तरह एयर ट्रैवल में अगर कोई वायरल कंजक्टिवाइटिस का केस चला जाए, ट्रैवल करे, तो कुछ दिनों के बाद जिस जहाज़ में जिन्होंने सफ़र किया था उनको भी ये अलामात शुरू हो जाती है। तो इसके लिए एहतियाती तदाबीर बहुत ज़रूरी है। इसका फैलाव किस तरह होता है ताकि हमारे नाजरीन जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं वो कम से कम उन चीज़ों से बचें जिन वजूहात की बिना पे ये बीमारी एक शख्स से दूसरे शख्स को लगती है? देखें, वेरी कंटेजियस डिजीज़, इसके आप तकिया, तौलिया, रुमाल अलहदा रखें, बच्चों को प्यार ना करें, किसी से हाथ ना मिलाएं और स्याह चश्मा पहन के रखें। और बेहतर है कि आप 5 से 7 दिन तक आइसोलेशन में हो जाएं, आप किसी गैदरिंग में ना जाएं, आप ख़ास तौर पर किसी दफ्तर में ना जाएं, क्लासरूम में ना जाएं, तो इससे फ़ौरन बाकी लोगों को भी ये स्प्रेड हो जाता है। जब ये किसी पे हमला आवर होती है, ये वायरस किसी की आंखों में जाता है, तो उस वक्त कोई फ्लू वाले फीचर भी शुरू हो जाते हैं जिसमें खांसी, ज़ुकाम? बिल्कुल हो सकता है। कई लोगों को छींकें भी आती हैं, ज़ुकाम भी महसूस होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ें हों। सिर्फ आँखों की अलामात ही कई दफ़ा रहती हैं, बाकी उनको कोई फिर नज़ला, खांसी, ज़ुकाम वगैरह नहीं होता। क्या ये बिनाई को ख़त्म करने में इसका रोल है? जी, इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है, जब पेशेंट को ये मुब्तला हो वायरल कंजक्टिवाइटिस शुबे चश्म में, वो अपनी आँखें रब ना करें। जब वो आँख रब करते हैं तो ये वायरस जो है वो सामने जो ब्लैक हिस्सा जो ट्रांसपेरेंट एरिया है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, ये वहाँ पे चला जाता है। तो फिर वहाँ पर ओपेसिटी बन जाती हैं, वहाँ इन्फेक्शन होती है, ओपेसिटी बन जाती है, फिर उससे नज़र मुतासर होने का खतरा है। मैं प्रोफेसर असद असलम खान आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए सिर्फ ये एक ज़रूर पूछूंगा, मुझे ईमेल भी आती हैं कि ये जो आई की रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं, जो कि बच्चे मोटे ग्लासेस पहनते हैं और बचपन से ही उनको ग्लासेस लग जाती हैं, और फिर आजकल जदीद तरीका जो इलाज है जिसका आपने शुरू भी किया हुआ है और कर भी रहे हैं, उससे क्या कोई नुकसान तो नहीं होता? हमारे बहुत सारे शहरी इस परेशानी में रहते हैं कि अगर हम कराएंगे तो कोई ये ना हो कि हमारे बच्चों की बिनाई जो है वो ख़त्म हो जाएगी। देखें, ये रिफ्रैक्टिव सर्जरी काफ़ी अरसे से शुरू है, इसके मुख्तलिफ स्टेजेस आती रही। तो आजकल जो लेटेस्ट जो ट्रेंड है वो है फेमटोलेसिस का, कि फ्लैप रेज करके तो उसके पास लेज़र, एग्जामर लेज़र से, फेमटोलेसिस से हम फ्लैप रेज करते हैं और बाकी कॉर्नियल टिश्यू को एब्लेट करते हैं, वो एग्जामर लेज़र से करते हैं। वो वेरी सेफ प्रोसीजर, 3.5-4 साल लोग हैं इसको करते हुए इस प्रोसीजर को। तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन नहीं देखी। दिस इज़ द सेफेस्ट प्रोसीजर सो फार आई हैव एवर कम अक्रॉस। इसकी किस एज में जी बच्चों को करा लेना चाहिए? मैं ये इसमें बताना चाहता हूँ कि इसकी एक ब्रैकेट है, वो है 20 साल से लेके 45 साल की उम्र तक। 45 साल के बाद वालों में 50 साल तक कभी कई लोग करवा देते हैं, करवाना चाहते हैं, लेकिन 45 साल से 50 साल की उम्र तक जो कराते हैं ना, तो 50 साल की उम्र एक ऐसी उम्र है जिसमें मोतियाँ भी आना होता है, सफ़ेद ब्रेस्ट बायोपिया भी हो जाता है। तो उसमें क्या नाम है, एडवाइजेबल नहीं है कि आप इस 45 साल की उम्र से ज़्यादा लोगों को ये वाला प्रोसीजर करें, क्योंकि उनको बाद में दूसरी सर्जरी करनी है। अब आए 20 साल से नीचे, देखिए 20-21 साल तक की उम्र तक नंबर बढ़ता है, और असूल ये है कि अगर आप 2 साल तक आपका नंबर स्टैटिक है तो फिर आप जाके अपना ये प्रोसीजर कराएं। क्योंकि अगर मैं 18 साल की उम्र तक एक मरीज़ का अगर कर दूँ ऐनक उतारने वाला प्रोसीजर, अगले 3 साल तो उसका नंबर बढ़ना है, और वो जो नंबर बढ़ना है उसको मैं दोबारा फेमटोलेसिस या किसी भी रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर से उसको करेक्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए सिर्फ जो ब्रैकेट है वो 21 साल 20-21 साल से लेके 45 साल तक है, और प्रेफरेबली जिनका माइनस में नंबर है वो करवाएं। प्लस वाले भी कराते हैं, लेकिन प्लस वालों को बाद में काफ़ी प्रॉब्लम आती है उनको एडजस्ट करने में, इसलिए दे आर नॉट एज हैप्पी एज जो मायोपिया जिनका माइनस नंबर होता है।
ये बड़ा अच्छा एक जदीद तरीके की आपने बुनियाद रखी और उसके डॉक्टर्स भी ट्रेन किए, और आप ने हमारे नाजरीन को बताया कि जो 22 साल से 45 साल की उम्र है ये आइडियल उम्र है और इसके कोई नुकसानात नहीं है। और ऐनक की अगर प्राइस पे जाएं तो वो भी इतनी महंगी होती जा रही है कि एक आम शहरी की जेब उसको इजाज़त नहीं देती, और अगर नीचे गिर जाती है तो शीशा टूट जाता है, तो फिर उसे नई ग्लासेस बनवानी पड़ती हैं। तो उसको ख़त्म करने के लिए जदीद तरीका जो आपने इंट्रोड्यूस कराया ये बहुत अच्छा है। मैं दोबारा आपको वो जो सर फहरिस्त बीमारियां हैं जिसमें आपने बताया कि सफ़ेद मोतिया है और ज़ियाबतीस है, सफ़ेद मोतिये का जो इलाज है वो मुकम्मल तौर पे बिनाई को बहाल कर देता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो बड़े अच्छी लेटेस्ट प्रोसीजर हैं, फेको करते हैं हम, ठीक है। उसमें अब मोतियाँ निकाल के आँख के अंदर लेंस डाल देते हैं। लेंस भी मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, मोनोफोकल भी हैं, मल्टीफोकल भी हैं। तो बड़ा अच्छा रिजल्ट्स हैं कैटरेक्ट सर्जरी के अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में। ये लेंस जो हैं आपको इंपोर्ट करने पड़ते हैं। अब जाहिर है कि डॉलर की प्राइस इतनी ऊपर जा रही है जी, तो वो भी काफ़ी महंगे होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत कम बनते हैं, लेकिन 95% जो लेंसेज हैं वो इंपोर्ट ही होते हैं। जो पाकिस्तान के बने हुए लेंस, उनको आप क्या किस रेटिंग पे रखेंगे? वो भी क्या वो महफूज में हैं? इस्तेमाल हो रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, लेकिन लोगों का ट्रस्ट नहीं होता ना जब तक वो ब्रांड ना देखें कि फॉरेन यूएसए का, यूके का। ये वैसे भी हमारी अफ्रीका साइकी ऐसी है, और बदकिस्मती से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो होनी चाहिए थी वो 77 ईयर्स में इतनी हुई नहीं, जो कि बहुत आला मेयार की चीज़ें बने। लेकिन वो इंडस्ट्रीज़ जो कि एक्सपोर्ट भी करती हैं वो बड़े अच्छे मेयार की चीज़ें बनाती हैं, लेकिन पता नहीं हमारे मुल्क में वो उस क्वालिटी की अवेलेबल नहीं होती। लेकिन इसकी कॉस्ट भी काफ़ी होगी। जो कॉस्ट तो जी बड़ी वेरिएबल है, बहुत वेरिएबल है। मतलब अच्छी क्वालिटी का लेंस जो है अब जो है वो 10,000 से लेके तो 50,000 तक जो मोनोफोकल है वो अच्छी क्वालिटी का लेंस है। और अगर कोई मल्टीफोकल लेंस बनाना चाहता है जिसमें दूर, नज़दीक और करीब की नज़र भी ठीक हो जाती है, तो वो वेरी करता है 80,000 से लेके तो कोई 3 लाख रुपए तक, सिर्फ लेंस की कॉस्ट जो है। लेंस की कॉस्ट तो बड़ी, क्योंकि इतना हमारा ज़र मुबादला इन लेंसेज पर खर्च हो रहा है। अगर हम कोई इनिशिएटिव ले तो पाकिस्तान में ये लेंसेज की फैक्ट्री बन जाए जो हाई क्वालिटी के हैं, तो इंशाल्लाह हमारा ये भी ज़र मुबादला जो है वो भी बच सकता है। वो बच सकता है। नाज़रीन, ज़ियाबतीस की बीमारी का जिक्र किया प्रोफेसर साहब ने और बताया कि ये एक ऐसी बीमारी है जो बदकिस्मती से हमारे माशरे में तेज़ी से फैल रही है, और अगर हम देखें 2030 तक ये एक एपिडेमिक की शक्ल इख्तियार कर जाएगी, और इससे मुकम्मल तौर पे बचा जा सकता है। उसके लिए मैंने अपने प्रोग्राम में पहले भी स्पेशलिस्ट बुलाए थे और एक्सपर्ट बुलाए थे, मैं दोबारा बुलाऊंगा। उससे बासानी बचा जा सकता है, लेकिन ये आँखों पे भी बुरे तरीके से असरअंदाज होती है। वो प्रोफेसर साहब आप ज़रा बताएं हमारे नाज़रीन को कि आँखों पे जो ज़ियाबतीस का मरीज़ है वो क्या प्रिकॉशन करेगा कि उसकी बिनाई जो है वो मेंटेन रहे और उसे कोई नुकसान ना पहुँचे। ठीक, वैसा जैसे मैंने बताया कि मैंने जो काजी बताए वो अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस के। अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस में दो चीज़ें आती हैं, एक जिनको हम क्यूरेटिव ब्लाइंडनेस और एक प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस। सफ़ेद मोतिया या रिफ्रैक्टिव एरर जो हैं वो क्यूरेटिव में चले जाते हैं। अब प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस के जो काजिद हैं उसमें आँखों के पर्दे पर शुगर के असरात, वो काला मोतिया, ये प्रिवेंटेबल काजिद है। मतलब ये है कि अगर ये अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट हो जाएं दोनों बीमारियां, तो हम मरीज़ को इलाज करके अंधेपन में मुब्तला होने से बचा सकते हैं। शुगर के मरीज़ को चाहिए कि साल में एक मरतबा, और अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री बड़ी स्ट्रॉन्ग है डायबिटीज़ की, तो उनको साल में 2 मरतबा आँखों का पर्दे का मुआयना करना चाहिए। क्योंकि शुगर में आँख के पर्दे पर खून लीक हो जाता है, चर्बी लीक हो जाती है, नए ब्लड वेसल बन जाते हैं, और अगर वो फट जाएं तो पूरी आँख के अंदर हैमरेज हो जाता है। तो अगर कोई मरीज़ जिसको डायबिटीज़ है साल में एक मरतबा अपनी आँखें चेक कराता है, तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट उनको डिटेक्ट कर लेता है कि इसकी आँख में शुगर के असरात शुरू हो चुके हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द स्टेज, या तो हम उनको फॉलो पर रखते हैं कि आप 3-4 महीने बाद दिखाएं, या हम उनको इंजेक्शन लगा सकते हैं,
या कोई खून की नई रगें बननी है तो उसी वक्त लेज़र लगा के उनको जला सकते हैं और मरीज़ को अंधेपन में मुब्तला होने से लिए हमेशा की बचा सकते हैं। ज़ियाबतीस को कंट्रोल करना और ज़ियाबतीस से बचना नाज़रीन बहुत ज़रूरी है, और वो आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, खुराक में तब्दीली लाएं और अपने वज़न को जो है बरकरार रखें। अगर वज़न भी बढ़ता जाएगा और खुराक में आपने परहेज़ नहीं किया तो ज़ियाबतीस किसी सूरत में भी कंट्रोल नहीं हो सकेगी। और प्रोफेसर असद असलम के मुताबिक आँखों पे उसका बड़ा मोहलिक हमला होता है, और उसमें 3-4 चीज़ें हैं जो कि आँखों में वो ख़राबी पैदा कर देती है। तो लेज़र का इलाज जो है वो उसको भी रिपीट कराना पड़ता है या एक ही सेशन में वो ठीक हो जाती है? जो ऐनक उतारने वाली, ये जो डायबिटीज़ में जो आपने बताया कि लेज़र से हम उसको जी ठीक कर डायबिटीज़ सकते हैं। अगर किसी को आँख में पर्दे पर खून की नई रगें बन गई हैं तो हम उनको फिर पैन रेटिनल फोटो कोएगुलेशन करके, वो अमूमन एक दफ़ा ही लगती है और उसके बाद मरीज़ कंट्रोल हो जाता है। अगर कोई फोकल लेज़र लगाते हैं किसी एक एरिया में पर्दा डैमेज हो चुका है तो उसमें फिर एक ही एरिया में लगाते हैं, बाद में फॉलो पर रखते हैं कि अगर खुदा न खाता पर्दे के बाकी हिस्से मुतासर हो जाएं तो फिर उनको दोबारा लेज़र लगा सकते हैं। बस मैं प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है, लेकिन मैं आपकी स्ट्रगल जो आपने शुरू की ख़ुसूसन मेयो अस्पताल जैसे बड़े अस्पताल में, और उसमें एक प्रिवेंटिव ऑप्थेल्मोलॉजी का इंस्टीट्यूट भी बनाया, और ये स्ट्रगल आपने तकरीबन आज से 20-25 साल पहले शुरू की थी। सबसे पहले कम्प्रिहेंसिव केयर सेल, आई केयर सेल आपने बनाया, और उसको बनाते बनाते आपने एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बना दिया, और इसी के सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपको सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा। आपकी बहुत खिदमात हैं, सिर्फ आई के मैदान में भी नहीं है, आप साबका हुकूमत में वज़ीर सेहत के मुशीर भी रहे, और उनके साथ मिल के आपने स्मार्ट लॉकडाउन और कोरोना के मरीज़ों को बड़ी असलूबी से उनका इलाज भी हुआ। नाज़रीन, हम एक छोटे से वक्फ़े की तरफ चलते हैं। वक्फ़े के बाद हम दोबारा इसी टॉपिक पे अपनी डिबेट जारी रखेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा आपको वेलकम करता हूँ। आज हम अपने इस कैपिटल क्लिनिक प्रोग्राम से, कैपिटल टीवी से आपके लिए आशोब चशम जो बीमारी जो कराची में और लाहौर पाकिस्तान के दूसरे शहरों में वबाई सूरत अख्तियार कर रही है, उससे बचने के तरीके, हमारे स्टूडियो में आए हुए मेहमान प्रोफेसर असद असलम ख़ान जो कि बड़े मशहूर बैनुल अक़वामी मशहूर आई सर्जन हैं, उनसे पूछ रहे हैं। तो प्रोफेसर साहब, ये आशोब चशम से किस तरीके से बचा जा सकता है, इसका इलाज क्या है? देखिए, आशोब चशम बेसिकली वायरल इन्फेक्शन है, और इसका जो बचा कैसे जा सकता है, एक तो जिस शख्स को जो आशोब चशम में मुब्तला है उसको चाहिए कि अपना तकिया, तौलिया, रुमाल अलहदा रखे, किसी से हाथ ना मिलाए, बच्चों को प्यार ना करें, और धूप वाला चश्मा पहन के रखें, और अवॉइड करें ऐसी जगहों पर जाने पर जहाँ पर गैदरिंग हो। मसलन मैं अगर टीचर हूँ तो मुझे अवॉइड करना चाहिए मैं क्लासरूम में ना जाऊँ। एक बच्चे को अगर इन्फेक्शन है तो उसको चाहिए कि क्लास में ना आए। अगर किसी ऑफिस में किसी शख्स को है तो उसको चाहिए कि अवॉइड करे, बाकी लोगों में दरमियान में ना बैठे। उन्हें 5 से 7 दिन तक आइसोलेशन में अवॉइड करना चाहिए गैदरिंग में जाने का। जहाँ तक इसका इलाज है, ये वायरल इन्फेक्शन है, ये खुद ही सबसाइड हो जाती है, लेकिन इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बड़े चांस होते हैं सेकेंडरी। तो इसके लिए किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखा के एक तो एंटीबायोटिक ड्रॉप लेने चाहिए, और इस तकलीफ़ में ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है, और फिर मरीज़ अपनी आँख मलता है, जो जैसे मैंने बताया कि आँख मलनी नहीं चाहिए। आपका कॉर्निया जो ट्रांसपेरेंट हिस्सा है आँख का, वो मुतासर हो जाता है, उसमें सफ़ेदी बननी शुरू हो जाती है, इन्फेक्शन होती है, फिर उसमें कॉर्नियोपैथी बन जाती है। तो फ्रीक्वेंट आर्टिफिशियल टीयर्स इस्तेमाल करें। आप डॉक्टर आपको जब दिखाएंगे तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट वो आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे, तो आधे घंटे बाद वो आर्टिफिशियल टीयर डालें, उससे आपको खारिश भी नहीं होगी, और आप जो आँख मलने का दिल करता है वो भी सेटल हो जाएगा। नाज़रीन, ये बड़ी अहम चीज़ प्रोफेसर ने बताई कि अगर आपको आँखों में खारिश हो रही है और आशोब चशम का वायरस चला गया है, तो आप उसको आँखों को मले ना और ख़ारिश ना करें, उससे आपकी आँखें मज़ीद डैमेज होंगी। और
टीयर्स उन्होंने बताया, टीयर्स ऐसे ड्रॉप्स हैं जो कि आप आंखों में डालेंगे तो उससे इस बीमारी से बचे रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा प्रोग्राम देखा। प्रोफेसर असद असलम खान, आपका इंतहाई मैं मशकूर हूँ कि आप अपनी मसरूफियात निकाल के हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। नाज़रीन, अपनी सेहत का ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।